तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सट्रीम स्टडी चैनल पे। तो आज हम हिंदी वर्णमाला का A to Z संपूर्ण निचोड़ निकालने वाले हैं और यह वीडियो एकदम आसान भाषा में होगी, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी वर्णमाला में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप भी जानते हैं हिंदी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है, हिंदी का भार सबसे ज़्यादा इसी पे होता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, यानी हिंदी का आपने मेन पड़ाव पार कर लिया। इससे पहले अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो ये वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी वर्णमाला में कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। और आजकल जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में लगभग हिंदी वर्णमाला से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। देखिए, हिंदी वर्णमाला है क्या? तो हिंदी भाषा के सभी वर्णों का समूह क्या कहलाता है? तो वो हिंदी वर्णमाला कहलाता है। यानी जितने भी वर्णों का समूह है वो है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वो है 52, यानी 52 यहाँ पे वर्णों की संख्या होती है, जिसमें कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे संख्या तो 52 लिखा है, पर यहाँ पे टोटल जोड़ने पे तो 44 हो रहा है। तो देखिए, स्वर हैं जो 11 हैं, ये जो है मूल स्वर है। ओवरऑल स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन 2 जो है विसर्ग होता है और एक होता है अनुस्वार, जो कि मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसकी संख्या 4 होती है। साथ में उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं जिसकी संख्या 2 होती है। यहाँ पे जो इसके अलावा जो बचते हैं वो स्वर होते हैं जो कि अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, जिसकी संख्या भी 2 होती है। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 8। तो इस प्रकार जो है हमारे वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 52 हो जाती है। अब हम बात करेंगे वर्ण के बारे में। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है एक छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे क लिखा, इसमें 2 वर्ण है, एक तो आधा क होगा और एक छोटा होगा। तो मैंने इसके टुकड़े कर दिए, लेकिन इसके बाद ये टुकड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ये जो है अकेला वर्ण है, वो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े ही नहीं कर सकते। जितने भी स्वर होते हैं वो सबसे छोटी ध्वनि होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे चर्चा भी करेंगे। वर्ण के बेसिकली 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने पीछे ही बताया कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो 52। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे स्वर के बारे में। तो देखिए, वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। अब हम बात करेंगे स्वरों के भेद। देखिए, स्वरों को जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर बेसिकली इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ। ए और औ जो है वो संयुक्त स्वर है, ये मूल स्वर नहीं है। ये क्या है? तो ये संयुक्त स्वर है। तो इसके अलावा जो है ये तो 6 हुए। उसके अलावा जो है री, ये जो है ये मूल स्वर होते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो है मूल स्वर एक ही जाति से मिलकर बने हुए थे। लेकिन संयुक्त स्वर क्या है? इसे जो हम लोग विजातीय स्वर कहते हैं, अलग अलग जाति के स्वर से मिलकर बना होता है। अब हम बात करेंगे मूल स्वर के प्रकार। मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने होते हैं? तो मुख्यतः 2 होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन ओवरऑल कितने होते हैं? तो ये 3 होते हैं। तीसरा कौन सा है? तो प्लुत स्वर है। अब हम बात करेंगे हास्य स्वर के बारे में। हिंदी व्याकरण में जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम हास्य स्वर कहेंगे। तो देखिए, हिंदी भाषा में हास्य स्वर के कितने प्रकार हैं? तो वो 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा उ और री। ये 4 प्रकार हैं हास्य स्वर के। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। तो देखिए, दीर्घ स्वर क्या है? तो वे स्वर जिनको उच्चारण करने में हास्य स्वर से दुगना या अधिक समय लगता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम दीर्घ स्वर के नाम से जानेंगे। अगर इसे सरल शब्दों में कहें, जिन स्वरों या वर्णों के उच्चारण में अधिक या दीर्घ समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण कौन कौन से हैं? तो देखिए, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी है? तो 7 है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। अगर हास्य स्वर से दुगना समय लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं। जैसे जो बड़ा है किससे मिलकर बना है? तो छोटा और छोटा, यानी कि 2 छोटा मिलकर क्या बनाएंगे? तो बड़ा बनाएंगे। उसी प्रकार से छोटी मिलकर बनाएंगे क्या? बड़ी। ऊ किससे मिलकर बना है? तो छोटा ऊ, छोटा ऊ। छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर क्या बनाया? तो बड़ा ऊ बना दिया। इस तरीके से एक किससे मिलकर बना है? तो ये छोटा और छोटी। जब छोटा और छोटी को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब हम बात करेंगे प्लुत स्वर के बारे में। वह स्वर अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। सरल शब्दों में कहें तो जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो प्लुत स्वर कहेंगे। यानी कि आपने एक आसान भाषा में कहें तो स्वर के 3 भेद हैं। पहले में क्या था? हास्य स्वर, जिसमें कि 1 समय लग रहा था, यानी कि मान के चलिए कि 1x लग रहा है, 1 गुना लग रहा है। अगर प्लुत स्वर की बात करें तो कितना समय लग रहा है? तो 3x लग रहा है, यानी कि 3 गुना समय ले रहा है। एक प्रश्न आता है कि इसमें जो है कितने स्वर होते हैं प्लुत स्वर में? इसकी कोई संख्या नहीं है। जैसे कि ओम है, जैसे कि आपने ओम लिखा, मैंने ओम के उच्चारण में कितना समय लगता है? तो ये लगभग जो है दीर्घ से भी अधिक समय ले रहा है। अब हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन होता है उसे जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने लिखा क,
तो इसमें क्या है, आधा क है और छोटा अ जुड़ा हुआ है, इससे मिलकर क्या बना है, तो क बना है। यानी जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता लेगा ही लेगा, उसके बिना व्यंजन बन ही नहीं सकता। तो व्यंजन के कितने प्रकार है, तो देखिए व्यंजन के जो है 3 प्रकार है। कौन कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन और उष्ण व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन की। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है, तो क्या है स्पर्श व्यंजन, तो व्याकरण के जिन व्यंजनों वर्ण और स्वर को मिलाकर, वर्ण और स्वर के मिलाने का मतलब क्या है, तो व्यंजन है। मैंने पहले बताया ना, क क्या किससे मिलकर बना है, तो आधा क और अ से मिलकर बना है। तो ये क्या है, तो ये एक वर्ण है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और ये भी क्या है, ये स्वर है, इसके ये टुकड़े नहीं कर सकते। तो वही लिखा है कि वर्ण और स्वर, ठीक है। इसका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो मुंह के किसी एक भाग, जैसे कंठ यानी हमारा गला, तालु है, मूर्धा है, दांत अथवा जो ओठ है ना, उसको स्पर्श करती है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। कहने का मतलब जो हमारे गला है, तालु है, मूर्धा है, दांत है या ओठ है, इन सभी को अगर कोई भी उच्चारण करते समय जो व्यंजन स्पर्श करती हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। तो बात करते हैं हिंदी व्याकरण में जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं, तो उसकी संख्या टोटल कितनी है, 25 है। कौन कौन से हैं, तो क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए क वर्ग में कौन कौन है, तो क ख ग घ। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये क्या करता है, तो ये हमारे कंठ को स्पर्श करता है। इसके उच्चारण में किसको स्पर्श करता है, तो कंठ को। उसी तरीके से च वर्ग जो है यानी कि च छ ज झ य, जब इसका हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो किसको छूता है, तो ये तालु को छूता है ना। आप ट्राई करके देखिए, आपको पहचान इसकी और अच्छे से आपको ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग क्या है, तो ट वर्ग जो है वो हमारे मूर्धा को स्पर्श करती है, टाठा डाढ़ा ण, है ना। ये बेसिकली क्या है, तो ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। उसके बाद त वर्ग आता है। त वर्ग क्या है, ता था दा धा न, ये हमारे दांतों को स्पर्श करता है। उसी तरीके से प वर्ग क्या है, पा फा बा भा म, ये हमारे ओठों को, जब हम बोलते हैं तो हमारे ओठ जो है आपस में छूते हैं, स्पर्श करते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है, तो स्पर्श व्यंजन ये 25 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अंतस्य व्यंजन के बारे में। देखिए अंतस्य व्यंजन क्या है, ये उच्चारण करेंगे व्यंजन का तो वो हमारे मुंह के भीतर ही रह जाए, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग अंतस्य व्यंजन बोलेंगे। अंतस्य व्यंजन है, उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन सा, या र ल व, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। देखिए आप बोल के ट्राई करिए, या र ल व, तो इससे क्या होता है कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं तो वो जो है मुंह के भीतर ही रह जा रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रही, या र ल व, है ना। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करिए। उसके बाद आता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन क्या है, तो उष्ण का ही अर्थ होता है गर्म, है ना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे, उसे हम उष्ण व्यंजन कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सा है, सलजम वाला सा हो गया, षटकोण सा हो गया, उसके बाद सपेरा वाला सा हो गया, उसके बाद हा हो गया। तो ये 4 क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी में। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने इस व्यंजन को क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाएंगे ना, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है 4। कौन कौन से है, तो वो छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब बात करते हैं छ जो है वो किससे मिलकर बनते हैं, तो वो मिलकर बना हुआ है आधा क, षटकोण स और छोटा अ से मिलकर बना है। षटकोण स के पहले क्या आएगा, तो आधा क आएगा, और अगर पूछे कि आधा क के बाद क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, षटकोण वाला स आएगा। तो इसी तरीके से त्र किससे मिलकर बना है, आधा त, आधा र और छोटा अ से क्या मिलकर बना हुआ है, तो ये त्र बना हुआ है। इसी तरीके से ज्ञ किससे मिलकर बना है, तो आधा ज, अञ और छोटा अ, इससे मिलकर क्या बना है, तो वो बना है ज्ञ। अब बात करते हैं कि श्र किससे मिलकर बना है, तो आधा स, आधा र और छोटा अ से। तो इस तरीके से हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो अब बात करेंगे हम लोग उच्छिप्त व्यंजन के बारे में। तो देखिए उच्छिप्त व्यंजन शायद ही आपने सुना होगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। उच्छिप्त व्यंजन से बहुत बार सवाल बने हैं, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन आखिर है क्या। और देखिए जो आपने क वर्ग है, क वर्ग में क्या है, क वर्ग में आता है अंग, है ना, क ख ग घ अंग, है ना, ये क वर्ग में आता है। जबकि एक और सुना होगा आपने जो ट वर्ग में आता है, क क्या आता है, तो ढ आता है। देखिए जो बिंदी होती है वो इसके नीचे होती है दोनों में, लेकिन जो उच्छिप्त व्यंजन होता है उसकी संख्या 2 है। कौन कौन सा है, तो एक होता है ड़, जो कि बिंदी यहाँ होती है, और होता है ड़। दोनों के उच्चारण लगभग समान ही है। तो हम पहचानेंगे कैसे, कि जहाँ बिंदी जो है वो यहाँ पे होगी, किधर, राइट साइड में। जबकि जो वर्ग है, जो क वर्ग है, ट वर्ग है, उसमें बिंदी कहाँ होगी, तो नीचे होगी। तो इस तरीके से हम लोग उच्छिप्त व्यंजन की पहचान करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। तो देखिए जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में कहीं ना कहीं टकराता है,
ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि कहाँ कहाँ टकराता है, तो कंठ से, तालाब से, मूर्धन्य से, दंत से और ओठ से। तो ये 5 जगह से जो है हमारे वर्ण जो है वो जब हम उसका उच्चारण करेंगे तब वो टकराते हैं। तो उसी के आधार पर जो है हम लोग उसको बांटते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो वो कौन कौन से वर्ण हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंठ की। देखिए जिनका उच्चारण कंठ से हो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कंठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि क वर्ग वाले, जैसे क वर्ग उच्चारण कहाँ से होगा, तो कंठ से होगा। उसी में आता है छोटा, बड़ा, है ना, विसर्ग, यानी कि ये जो है ये विसर्ग जो है किसके अंतर्गत आता है, तो वो जो है कंठ से हम लोग उच्चारण करते हैं उसका। और साथ में ह, आप बोल के भी देख सकते हैं, ह का उच्चारण करेंगे तो कहाँ से निकलेगा, कंठ से हमारी आवाज़ निकलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तालाव्य, यानी कि जिसका उच्चारण तालु से हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग तालाव्य वर्ण बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि च वर्ग, इसी के अंतर्गत य आता है, और शलजम वाला स, छोटी और बड़ी। जब इनका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करके देखिए आप, तो कहाँ से आवाज़ आएगी, उच्चारण कहाँ से होगा, तो वो होगा तालाव से। अगला बढ़ेंगे आगे, आता है मूर्धन्य, जिसका उच्चारण मूर्धा से हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूर्धन्य वर्ण बोलेंगे। जैसे कि ट वर्ग, जब इसका उच्चारण करें तो कहाँ से निकलेगी आवाज़ हमारी, मूर्धा से निकलेगी। इसी के साथ और कौन कौन से हैं, तो र है, षटकोण वाला स है और री है। इसका भी उच्चारण किससे निकलता है हम लोग का, मूर्धा से निकलता है। आगे बात करेंगे दंत का। तो दंत क्या है, जिसका उच्चारण दांत से हो उसे हम लोग दंत वर्ण के बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो दंत वर्ण बोलेंगे। जैसे कि जितने भी त वर्ग वाले हैं क्या है, ता, था, दा, धा, ना, है ना, ये बोला मैंने, तो ये किससे निकला आवाज़ हमारा, तो दंत से निकला। हर बार जो है वो दंत जो है वो इससे हमारी आवाज़ निकल रही है, दंत के माध्यम से। बिना दांत की आवाज़ ये आएगी ही नहीं। इसके बाद इसमें क्या आता है, ल भी है और श है। तो ल और स का भी उच्चारण किससे है, तुम्हारे दंत से, दांत से है। उसके बाद लास्ट है क्या, ओठ से व्यंजन, जिनका उच्चारण ओठ से हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ओठ से वर्ण बोलेंगे। यानी कि जितने भी प वर्ग वाले, यानी कि पा, फा, बा, भा, म, जब उच्चारण कर रहे हैं, जब बोल रहे हैं ना, तो कहाँ से निकल रही है आवाज़ हमारे, ओठ से निकल रहे हैं। इसमें जो है ओठ कार्य कर रहे हैं। इसके साथ जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तो वो ओठ से हो रहा है। अब हम बात करेंगे घोष और अघोष के बारे में, क्योंकि घोष और अघोष से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों को स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, घोष और अघोष। घोष को हम लोग सघोष भी कहते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे घोष, यानी जिसे हम लोग सघोष कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम लोग घोष या सघोष कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग, ये हमारे जो स्पर्श व्यंजन है, ये क्या है हमारे, तो हमारे स्पर्श व्यंजन है। तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन है उसमें तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है, तो वो हमारे क्या है, तो वो हमारे सघोष वर्ण है, यानी कि घोष वर्ण। उसके साथ ही क्या है, सभी स्वर हो गए, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी है टोटल, तो 11 है। तो 11 स्वर हो गए। तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण में कितने हो गए टोटल, तो 15 हो गए, 15 व्यंजन हो गए और 11 स्वर हो गए। उसके बाद अंतस्य व्यंजन और ह, यानी कि या, र, ल, व, ये क्या हो गया, अंतस्य व्यंजन हो गए और साथ में ह। तो इनकी संख्या कितनी होगी, 5। टोटल जो हमारे घोष है उसकी संख्या कितनी है, तो 15, 11 और 5 कितनी है, टोटल कितनी हो गई, टोटल जो है 31 हो गए। तो हमारे घोष कितने हैं, तो 31 हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करें हम लोग अघोष के बारे में। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम लोग अघोष कहते हैं। जैसे कि ये हमारे स्पर्श व्यंजन है उसमें का प्रथम और द्वितीय वर्ण है ना, कौन कौन से हैं, तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, है ना। तो ये क्या है, तो ये हमारे अघोष हैं। जब इनका हम उच्चारण करेंगे ना तो ये स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा। जैसे क, इसमें कोई कंपन ही नहीं हुआ है ना, ख, इसमें कोई कंपन नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम लोग जो है पहचान सकते हैं कि अघोष कौन है और सघोष कौन है। ठीक है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि अघोष कितने हैं टोटल। तो टोटल जो अघोष है देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये स्पर्श व्यंजन कितने होंगे, 10 हो गए। इसके अलावा कौन से हैं, तो इसके अलावा जो है सलजम वाला स है, षटकोण वाला स है और सपेरा वाला स, यानी कि ये 3 हो गए। तो टोटल जो इनकी संख्या होती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। ठीक है। तो अघोष कितने होते हैं, 13 और सघोष कितने होते हैं, तो 31। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। तो देखिए अल्प प्राण और महाप्राण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, तो देखिए क्या है ये, तो श्वास और वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अब देखते हैं कि अल्प प्राण क्या है। तो देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, यानी कि श्वास का मतलब अगर हम लोग श्वास छोड़ देंगे तो क्या है, प्राण हमारे उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से श्वास है ना, वायु की मात्रा कम, यानी कि बहुत ही कम, अल्प का मतलब बहुत ही कम होती है, उन्हें हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे वायु की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है, अल्प होती है, इसीलिए हम लोग अल्प प्राण इसे कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इनको कहें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हाकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। तो वो कौन कौन से अल्प प्राण, जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, उसमें प्रथम, तृतीय और पंचम
ये प्रथम तृतीय पंचम वर्ग है, ठीक है, वो हमारा क्या है, वो हमारा अल्प प्राण है। साथ में अंतस्य व्यंजन यानी कि यारा लावा, साथ में क्या है तो साथ में ड़, ये क्या है, ये एक उच्छिप्त व्यंजन है। ये क्या है तो एक ये उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है। ये काका काका अंगा वाला नहीं है, ये उच्छिप्त व्यंजन है जो कि एक, जिसे हम लोग तारण जात भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो टोटल जोड़ते हैं कि देखिए स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, तो 3 6 9 12 15, यानी कि 15 क्या हो गया हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्य व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई। उसके बाद हमारे क्या है उच्छिप्त व्यंजन, यानी कि +1 कर दो। इसके साथ में सभी स्वर आते हैं, क्या है तो सभी स्वर आते हैं, ठीक है, सभी स्वर आते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन 15, अंतस्य व्यंजन 4, एक उच्छिप्त व्यंजन और स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। ये सभी मिलाकर जो है अल्प प्राण की संख्या कितनी है, तो टोटल जो है अल्प प्राण की संख्या 31 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होप कि आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण क्या है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हाकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम महाप्राण बोलेंगे, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ग है वो हमारे महाप्राण है। यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 2 4 6 8 10, यानी कि 10 क्या हो गया हमारे, तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गया। उसके बाद इसमें उष्ण व्यंजन आता है, कौन कौन से है, षटकोण सलजम वाला सा, षटकोण सा और सपेरा वाला सा, और साथ में हा, यानी इसकी संख्या हो गई 4। ये भी क्या है, तो ये महाप्राण है। और उसके बाद एक और है, ये एक उच्छिप्त व्यंजन है, जो कि दूसरा उच्छिप्त व्यंजन है ड़, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये मिलाकर कितने हो गए संख्या, ये +1, यानी कि टोटल जो है महाप्राण की संख्या कितनी होगी, तो महाप्राण की संख्या 15 हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे भाषा में र के कई रूप होते हैं। तो देखो आपने सुना भी होगा है ना कि र के जो है कई रूप होते हैं। तो बता दो कि र के जो है बेसिकली कितने रूप हैं, तो र के 3 रूप होते हैं। कितने रूप हैं, तो 3 रूप हैं। कौन कौन सा है, तो पहला जो है ये सामान्य वाला र है, दूसरा जो है वो पदेन वाला र होता है, जो इस तरीके से आपने देखा होगा। तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो रेफ वाला र होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सामान्य र बोलते हैं, सामान्य र बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पदेन र बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग रेफ वाला र बोलेंगे, ठीक है। अब इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं, इससे कौन कौन से उदाहरण देखिए। सामान्य में तो क्या है, आप आराम से जान जाएंगे, अमर। तो इसमें जो र है कौन सा है, तो समान है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये पूर्ण र होता है, पूरा होता है। जबकि अगर पदेन र की बात करते हैं, तो पदेन र क्या उदाहरण क्या है, जैसे कि मैंने लिखा प्राण। तो प्राण में जो ये र है, ये क्या है, ये जो है पदेन र है। और ये भी क्या होता है, तो ये पूर्ण होता है। कैसा है, तो पूर्ण र है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, तो इसे हम लोग रेफ वाला र कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण की बात करो तो अर्पण। तो ये जो र है, ये र होता है, तो ये यहाँ पे क्या है, तो र है, र का रूप है। लेकिन ये कैसा र है, तो ये अर्ध है, आधा है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। जो भी लेटेस्ट एग्जाम जितने भी हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये पूछे गए हैं। सबसे पहला जो बिंदु है उसमें बात करते हैं कि अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं। तो अवृत्ताकार जो स्वर है वो कौन कौन से होते हैं। जो अवृत्ताकार स्वर पूछता है पेपर में कि अवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं, देखो तो अवृत्ताकार स्वर वो होते हैं जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं ना उसका स्वर का, तो उसमें क्या है, हमारे ओठ गोल हो जाते हैं, उसे हम लोग अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। आप बोल के भी देख सकते हैं, जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो हमारे ओठ जो हैं वो गोल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अब आता है संप्रक्त ध्वनि। संप्रक्त ध्वनि, ये क्या है संप्रक्त ध्वनि, देखिए वे शब्द जिनमें अनुस्वार की ध्वनि आती है उसे हम लोग संप्रक्त ध्वनि कहते हैं, है ना। जिसमें कि हम लोग जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसमें अनुस्वार का ध्वनि आता है, उसे हम लोग संप्रक्त ध्वनि कहते हैं। तो इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं, तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं संबल, देखिए इसमें अनुस्वार की आ रही ना, इसे हम लोग संबल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, जब संबल है इसमें क्या है, तो अनुस्वार की ध्वनि आ रही, संबल, है ना। तो क्या हो जाएगा, संप्रक्त ध्वनि हो जाएगी। अगले बिंदु की अगर बात करें, तो जो हमारा स्वर है इनको जो बेसिकली 2 चीज़ों पे बांटा गया है ना। एक जो है मुख के आधार पर बांटा गया है, मुख के आधार पर, और दूसरा जो है जीभ के आधार पर। मुख के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन भाग, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, कौन कौन सा, तो पहला है विव्रत,
इसका मतलब होता है कि मुख जो है पूरा खुला है। इसमें कौन सा आता है, तो इसमें बड़ा आता है। देखिए बड़ा जब आप बोलेंगे उसका उच्चारण करें तो मुख जो है पूरा खुल जाएगा। तो ये क्या है, इसे विवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसी में मुख खुलने के आधार पर जो दूसरा है वो क्या है, अर्धविवृत, यानी कि इसका मतलब होता है कि आधा मुख खुलना, है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है छोटा ए और औ। तो जब इनका उच्चारण करेंगे ना तो आपका मुख आधा खुलेगा। ठीक है, वहीं तीसरा जो स्वर है हमारा वो है संवृत। संवृत क्या मतलब है कि मुख बंद हो जाना, है ना। तो मुख बंद होने के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो जब इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, मुख बंद हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो है मुख खुलने के आधार पर कौन है, तो वो है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत यानी कि आधा मुख बंद। इसके अनुसार कौन कौन सा है, तो वो केवल दो हैं, ए और ओ। जब इसका उच्चारण करेंगे ए और ओ का तो हमारा आधा बंद होगा, पूरा नहीं बंद होगा। तो इस तरीके से जो है मुख बंद होने के आधार पर जो है स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीव के आधार पर। जीव के आधार पर जो है स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला जो है अग्र, सबसे आगे वाले जीवा पे जो जब बोलते हैं तो उच्चारण आती है उसे हम लोग अग्र कहते हैं। अग्र में कौन कौन आता है, तो छोटी, बड़ी ई, ए और ए आता है। ठीक है, ये दूसरा जो है क्या है इसका, मध्य, यानी कि बीच वाला भाग पे। बीच वाले भाग पे उच्चारण से कौन कौन आते हैं, तो वो केवल आता है छोटा। और ये क्या है, तो ये जो है उदासीन स्वर होता है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि सबसे उदासीन जो हमारा उदासीन स्वर है वो कौन होते हैं, तो वो कौन है, तो छोटा। ठीक है, अब तीसरा कौन है, जीव के आधार पर स्वर, वो क्या है, पश्य। पश्य, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें बाकी जितने भी स्वर हैं, जितने भी बाकी स्वर हैं वो सभी जो है वो पश्य के अंतर्गत चले आते हैं। ठीक है, तो ये जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि दोस्त ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लास लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाया है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये हमारे हिंदी का पहला लेक्चर था। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी जितने भी क्लासेस हो सके वो आपको मिल सके। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।